नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। करीब 2 महीने की शांति के बाद श्रीलंका में एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर आई है, बगावत कर गई है। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर जनता का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में कूदते और स्विमिंग पूल में नहाते लोगों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये सब करने वाली जनता किसी खुशी में नहीं कर रही है, बल्कि ये वो जनता है जो सरकार की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की वजह से भूखों मरने पर मजबूर हो गई है और ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह गया है। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसे हम देख ही रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर महज 15-20 साल में ये समृद्ध देश कैसे कंगाल बन गया और क्या श्रीलंका के हालात से भारत जैसे उसके पड़ोसी देशों को भी सबक लेना चाहिए। श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसे हालात के लिए मौजूदा समय में वहां के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार यानी राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। साल 2004 में महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने और अगले साल यानी 2005 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उसके बाद से श्रीलंका का शासन उनके 4 भाइयों महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, चमल राजपक्षे और बासिल राजपक्षे के साथ साथ उनके परिजनों के हाथ का खिलौना बना हुआ है। इस साल फरवरी तक राजपक्षे परिवार के 5 सदस्यों के पास देश के सबसे अहम पद थे। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनके भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे जिन्हें मई में इस्तीफा देना पड़ा था। वित्त मंत्री का पद बासिल राजपक्षे के पास था, जबकि सिंचाई मंत्री का पद चामल राजपक्षे और खेल मंत्री का पद नामल राजपक्षे के पास था। कई और पद भी राजपक्षे के परिजनों और उनके रिश्तेदारों के पास थे। अपने एक भाई बासिल राजपक्षे को मंत्री बनाने के लिए तो महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के संविधान में ही संशोधन करा डाला, क्योंकि बासिल के पास दोहरी नागरिकता थी और दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता था। इस पर चर्चा हम अलग से करेंगे। पिछले करीब 17 साल में 13 साल श्रीलंका की सत्ता पर काबिज रहे राजपक्षे परिवार ने 2019 के चुनाव जीतने के बाद श्रीलंका की सत्ता को अपने कब्जे में लिया। उसे लोग मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, हालांकि स्थितियां उससे पहले से ही बनती चली आ रही थी। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के लिए लोग राजपक्षे परिवार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को दोषी ठहरा रहे हैं। करीब 2.5 दशक तक गृहयुद्ध का सामना करने के बाद भी श्रीलंका की स्थिति ऐसी नहीं हुई थी जैसी आज है। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और मानव विकास सूचकांक के मामले में उसका प्रदर्शन उसके बाद से हमेशा बेहतर हुआ करता था। यानी देश के हालात तो अच्छे थे ही, लोगों का रहन सहन भी अच्छा था, चाहे शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की या लोगों की आमदनी की। हर पैमाने पर श्रीलंका का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका मानव विकास सूचकांक में दुनिया में 72वां स्थान रखता था, जबकि उसी दौरान भारत की रैंकिंग 131वीं थी। श्रीलंका की साक्षरता दर 2019 में 92% थी। ऐसे ही कई अन्य आंकड़े हैं जो श्रीलंका की समृद्धि को दर्शाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थितियां बदल गईं। दरअसल श्रीलंका में हालात बिगड़ने की शुरुआत 2019 के राष्ट्रपति चुनाव के समय से ही शुरू हो गई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोटाबाया राजपक्षे ने कई अन्य लोकलुभावन घोषणाओं के अलावा ये ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद वो टैक्स में भारी कटौती करेंगे। इसके दम पर राजपक्षे चुनाव तो जीत गए, लेकिन टैक्स में कटौती की कीमत श्रीलंका के नागरिकों को कंगाल होकर चुकानी पड़ रही है। टैक्स कटौतियां की भी गईं और नतीजा हुआ कि सरकार की कमाई घट गई, लेकिन खर्च तो घटने वाला था नहीं। परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त श्रीलंका पर करीब $51 अरब का विदेशी कर्ज है। हाँ, जब देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया तो पिछले दिनों करों में की गई ये कटौती वापस ले ली गई। कर्ज बढ़ता गया, लेकिन राजपक्षे परिवार देश को लूटता रहा। भ्रष्टाचार ऐसा कि 45,000 करोड़ रुपए विदेश भेज दिए गए। यही नहीं, महिंदा राजपक्षे ने कई विनाशकारी फैसले भी लिए। मसलन $700 करोड़ की कुछ ऐसी परियोजनाओं के लिए चीन से कर्ज लिया जिनकी श्रीलंका को कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी, और इस कर्ज के बदले श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया। अपने शासनकाल के दौरान ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया और रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया।
जिससे कृषि उत्पादन तेजी से घटने लगा। कोण में खास ये कि इसी दौरान कोविड संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया और श्रीलंका की तबाही में इस मुसीबत ने भी अपना योगदान दिया। श्रीलंका में कमाई का सबसे अहम जरिया पर्यटन है और कोविड की वजह से पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2019 में ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में कई चर्चों और होटलों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। इन आतंकवादी हमलों ने भी विदेशी पर्यटकों का भरोसा तोड़ दिया। यही नहीं, राजपक्षे परिवार के अधीन श्रीलंका में सांप्रदायिक खेल भी जमकर खेला गया। बहुसंख्यक सिंहली लोगों का हितैषी बनकर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को तो बढ़ावा दिया गया ही, आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे श्रीलंका को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश की जाती रही। मीडिया पर नियंत्रण रखा गया और मीडिया को वही दिखाने का निर्देश दिया गया जो राजपक्षे परिवार दिखाना चाहता था। श्रीलंकाई समाज में नस्लीय दूरियां काफी गहरे तक समाई हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंहली बहुसंख्यक हैं और करीब 2.25 करोड़ की आबादी में उनकी हिस्सेदारी करीब 70% है। उसके बाद तमिल आबादी है, जबकि करीब 10% आबादी मुसलमानों की है। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने वाले तमिल टाइगर विद्रोहियों और सरकार के बीच 3 दशकों तक चले युद्ध में मुसलमान सरकार के साथ थे। लेकिन मुसलमान नेताओं का कहना है कि 2009 में तमिल विद्रोहियों की हार के बाद सिंहली समुदाय के एक हिस्से की सोच मुसलमान समुदाय के प्रति बदल गई। 2019 में जब ईस्टर के मौके पर आतंकवादी हमले हुए तो सिंहली समुदाय की भीड़ ने मुसलमानों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मस्जिदों पर भी हमला हुआ। सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण वायरल किए गए। कट्टरपंथी सिंहली नेताओं ने मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार करने की भी अपील की। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 2019 में जब सत्ता में वापसी की थी तो इसमें सिंहली समुदाय का उन्हें प्रबल समर्थन मिला था और सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे अल्पसंख्यक तमिल और मुस्लिम समुदाय आशंकित होने लगा। लेकिन बहुसंख्यक सिंहली समुदाय उससे खुश हो रहा था। देश में इस तरह के प्रचार भी होते रहे कि देश को मुस्लिम कट्टरपंथियों से खतरा है। इससे पहले श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों को लेकर भी नफरती माहौल पैदा किया गया था, जिसकी वजह से देश को लंबे समय तक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के मानव विज्ञानी एस.जे. तांबिया ने 1980 के दशक में अपने देश के नस्लीय संघर्ष के बारे में लिखा था कि सिंहलियों को अल्पसंख्यक ग्रंथि से ग्रस्त बहुसंख्यक बताया था। उनका कहना था कि सिंहलियों की आबादी 70% से अधिक है। वे देश की राजनीति को नियंत्रित करते हैं और नौकरशाही और सेना में भी उनका वर्चस्व है। उनका बौद्ध धर्म देश का आधिकारिक धर्म है। उनकी सिंहला भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में आधिकारिक रूप से उच्च दर्जा हासिल है। लेकिन इन सब के बावजूद सिंहली पीड़ित होने की भावना से ग्रस्त थे। उन्हें तमिल अल्पसंख्यकों से खतरा महसूस हो रहा था। उन्हें इस बात की आशंका थी और कुछ राजनीतिक वर्ग ने इसे और मजबूत भी किया कि तमिलों को भारत का समर्थन हासिल है। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो तमिल लोग सिंहलियों को उनकी अपनी जमीन से ही बाहर कर देंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति देश के बहुसंख्यकों को यह डर दिखाकर एक परिवार ने इतने दिनों तक सत्ता सुख भोगा, भ्रष्टाचार किया, देश को आर्थिक रूप से जर्जर किया और लोग तब तक उनकी बातों में आते रहे जब तक कि देश के साथ लोग खुद भी तबाह नहीं हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी हमें दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।